नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो पहले के चैप्टर मतलब पहले के लेक्शन के अंदर हमने क्या देखा था बच्चों? हमने बात की थी बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम की, फिर हमने बच्चों बात की थी जीरोथ लॉ की, फिर हमने बात की थी हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में। ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे बच्चों? हम देखेंगे हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के अंदर किस तरह से रिलेशन होता है हमारे पास, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो हमने बच्चों बात की थी बच्चों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात कर रहे थे। हमने जीरोथ लॉ हमने देख लिया था। जीरोथ लॉ क्या होता है हमारा? बेसिकली अगर मेरे पास कोई इस तरह से मेरे पास कोई सिस्टम है और ये एक दूसरा सिस्टम है इस तरह से और एक तीसरा सिस्टम है बच्चों मेरे पास इस तरह से, अगर ए मेरा रहेगा बच्चों बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा, तो मैं अगर ए मेरा बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी मेरा अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ में, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। ये हमको ये चीज बताता है। ठीक है। तो बच्चों हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है बस हमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमको बताता है कि जैसे कि अगर मैं क्या करूंगा मेरे सिस्टम को, मैं क्या करूंगा अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा, इसमें कुछ चेंज करूंगा, इसकी स्टेट को मैं चेंज करूंगा, इसको वॉल्यूम में चेंज करूंगा या वॉल्यूम में कंप्रेस करूंगा, ज्यादा करूंगा, टेम्परेचर दूंगा या कुछ भी मैं करूंगा, तो मैं इस तरह से मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इस तरह से लिखूंगा कि मेरी जो एनर्जी जो होंगी वो किस किस के अंदर जाएंगी? वो जाएगी मेरी डेल्टा क्यू के अंदर, जिसको मैं बोलूंगा हीट सप्लाइड, जो कि मैं हीट दूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास बच्चों क्या है, मेरे पास ये कोई मेरे पास कंटेनर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लेते हैं इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ टी ए मैं मान लेता हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा टी बी क्या है, मेरा इससे बड़ा है टी ए से। तो क्या होगा, जो मेरा ये क्या जो सराउंडिंग जो होगा इसको टी ए को इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ताकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, और मैं यहाँ पर हीट को अलाउ कर रहा हूँ जाने के लिए। ठीक है। मैं इसके अंदर कंडक्टिंग वाल में यूज कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ इस तरह से। ठीक है। जो हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू। तो उसे हम बोलेंगे ये मेरा सिस्टम मैंने इसको माना है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि डेल्टा क्यू मेरा क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, कि मैं अपने हीट को क्या कर रहा हूँ, सप्लाई करूंगा। तो मैं किस तरह से लिखूंगा, डेल्टा क्यू मैं लिखूंगा। ठीक है। अभी डेल्टा क्यू तो बच्चों मेरा ये आ गया इस तरह से। ठीक है। अब डेल्टा क्यू क्या कह रहा है कि डेल्टा क्यू हमको क्या बता रहा है, हमारा क्या बता रहा है, डेल्टा का मतलब ये क्या कह रहा है कि चेंज हमारा कितना चेंज हुआ है, हमारी एनर्जी कितनी चेंज हुई है। कि मान लेते कि अगर मेरे पास मान लेते कि ये इसके पास क्यू ए थी पहले, ठीक है, और ये बढ़ के क्या हो गई प्लस क्यू बी हो गई, तो मेरा डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? ठीक है। मेरा डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस बी माइनस क्यू बी, मतलब इन्हीं से मतलब क्यू बी के बराबर वो आ जाएगा। ठीक है। इतनी हीट मैंने इसको प्रोवाइड की। तो हमेशा हम चेंज के अंदर इसको बात करते हैं कि कितनी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कितना मैं टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कितनी मैं हीट इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये होता है बच्चों हीट सप्लाई टू द सिस्टम। और अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा पॉजिटिव। ठीक है। सिस्टम को मैंने हीट प्रोवाइड की। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको मैं बोलूंगा कि मैंने पॉजिटिव इसको हीट दी। और अगर मैं सिस्टम से क्या कर रहा हूँ, मैं सिस्टम से हीट निकाल रहा हूँ, कि मतलब मैं मान रहा हूँ कि मेरा ये जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसकी सराउंडिंग से, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये टेम्परेचर अपना कम करेगा, मतलब ये हीट क्या करेगा, ये वापस देगा हमारे सराउंडिंग को। और ये कितना होगा, ये मेरा फिर हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया हीट, हमने क्या की हीट को हमने निकाली इस सिस्टम से, हमने इसको सराउंडिंग के अंदर डाला, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस के अंदर डेल्टा क्यू। तो बच्चों इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लेने का इसमें फंडा रहता है कि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर कंसीडर करना होता है। अब बात करते हैं बच्चों डेल्टा यू की, किस तरह से बच्चों, जैसे कि डेल्टा क्यू हमने देखा कि हीट जो होगी बच्चों हम डेल्टा क्यू के अंदर उसको फॉर्म के अंदर देखेंगे। और डेल्टा क्यू यू क्या होता है बच्चों, डेल्टा यू के बारे में हमने देखा था कि वो होता है बच्चों हमारा इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ठीक है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, डेल्टा यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बना होता है किससे, ये बना होता है हमारे ट्रांसलेशनल मोशन से और हमारे काइनेटिक मोशन से, और पोटेंशियल एनर्जी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो इस तरह से घूमेंगे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में उनको सबको कंसिडर करूंगा एक साथ में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं कंसिडर करूंगा एक साथ में, उसको मैं बोलूंगा डेल्टा यू। ठीक है। तो हमको पता है बच्चों हमारे क्या पास क्या है, अगर मेरे पास कोई भी कंटेनर है तो उसके अंदर 1000 मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस क्या होंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो उनकी हम क्या करेंगे, उसकी पर्टिकुलरली हम डेल्टा यू इस तरह से लिख देंगे पूरे सिस्टम की, ना कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की लिखेंगे, इंडिविजुअल्स मॉलिक्यूल्स की लिखेंगे।
तो डेल्टा यू हम इस तरह से लिख देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि हमारी सिस्टम की क्या एनर्जी है, उसकी खुद की एनर्जी क्या है, कि वो किस तरह से, मतलब जैसे कि बच्चों अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने स्प्रे किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्प्रे किया, ये मैंने स्प्रे किया बच्चों, ये मेरा परफ्यूम है, मैंने स्प्रे किया, तो मतलब यहाँ पर कोई दूर जगह पर कोई पर्सन खड़ा है तो वहां पर उसको स्मेल आ जाएगी दूरी से। तो मतलब मेरा क्या हो रहा है, मुझे पता है कि जो मेरे छोटे छोटे से जो मेरे जो परफ्यूम जो है बच्चों, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो फ्रेग्रेंस है वो उसके जाएंगी, इसके सेंसर के पास जाएगी, मतलब नोज के अंदर जैसे एंटर करेगी तो उसको फील होगा, कुछ अच्छी स्मेल इसको फील होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मेरा जो परफ्यूम मॉलिक्यूल है वो जा रहा है, इतनी तेजी से वो जा रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह से बच्चों हम डेल्टा यू के अंदर वो लिखेंगे, किस तरह से वो जाएगा, इस तरह से बच्चों हम डेल्टा यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम डेल्टा डब्ल्यू की। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम, कि मेरा वर्क डन कितना हो रहा है। और वर्क डन को बच्चों हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क डन को बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने मेरे ये कोई कंटेनर है, मैंने इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया या मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब इसको बढ़ाने के लिए बच्चों मैंने क्या किया होगा, मेरे मान लेते हैं इसके अंदर कोई प्रेशर पी है, ठीक है, पी है, और यहाँ पर भी मैं इसको पी मान लेता हूँ कि पी प्रेशर है। तो इसका टेम्परेचर कुछ, मतलब हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तो बच्चों इसको कितना वर्क डन लगेगा, इसको इस वॉल्यूम से लेके यहाँ तक इस वॉल्यूम तो लेके जाने की, उसको हम बोल देंगे वर्क डन को हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ तो इसके अंदर बच्चों मेरा वर्क डन होगा और इसको मैं डेल्टा डब्ल्यू बोलूंगा, ठीक है। उसके अंदर वो क्या टर्म होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस तरह से हम वर्क डन मेरा होगा। जैसे अगर मेरा कोई आइसोथर्मल है, अगर मेरा एडियाबेटिक वॉल है, तो उस तरह से किस तरह से रहेंगे मेरे वर्क डन, वो अलग बात है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर मेरा वर्क डन क्या होगा, डिफाइन होगा जब मैं अपने कंटेनर के वॉल्यूम को कर रहा हूं चेंज। ये मेरा था पहले V और इसको मैंने कर दिया पहले 2V कर दिया और इसको V/2 मैंने कर दिया। तो किस तरह से मेरा वर्क डन होगा, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमको तीन चीजें ही देखने को मिलती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों हमको बताता है कि डेल्टा Q हमारा बराबर है डेल्टा U के प्लस डेल्टा W के। मतलब मेरा जो हीट सप्लाई मैंने की है, अगर मेरे पास ये कंटेनर और मैंने इसको क्या किया, हीट सप्लाई कर दी, क्यों मैंने इसको दे दिया, तो मेरा क्या होगा इसके अंदर बच्चों, ये क्या होगा, ये क्या करेगा, अपना एक्सपेंड करेगा या इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो बच्चों क्या होगी, जैसे ही मैं ऐसे कोई भी कंटेनर है मेरे पास, कोई स्टेबल कंटेनर, तो उसको मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, तो बच्चों ना तो वो क्या करना चाहेगा, वो एक्सपेंड करना चाहेगा, और जो इसके मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो क्या चाहेंगे, वो ज्यादा उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी, मान लेते हैं डेल्टा यू हम उसको मान लेते हैं। तो मेरा डेल्टा क्यू किस तरह के बराबर हो जाएगा, मेरी हीट जो मैंने सप्लाई की है वो मेरी किस फॉर्म में मेरे को मिलेगी सिस्टम के अंदर, डेल्टा यू से और डेल्टा डब्ल्यू से वो बराबर रहे, ठीक है। तो यही है बच्चों हमारा है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि हम डेल्टा क्यू जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट होगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ये होता है बच्चों हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू था बच्चों हमारा डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, मेरा इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, मतलब हीट एनर्जी माइनस वर्क, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड अप इंटायरली बाय द सिस्टम इन डूइंग द वर्क, तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर को क्या किया, मैंने डेल्टा क्यू प्रोवाइड किया, डेल्टा क्यू मैंने प्रोवाइड किया। तो ये हमको बोल रहा है कि डेल्टा क्यू जो है मेरा सारा का सारा कन्वर्ट किस में हो गया, हमारे वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इसके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी हमारी चेंज नहीं हुई। इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज नहीं हुई, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई। पर जैसे कि मान लेते हैं कि इसके अंदर वर्क डन हो गया, कि मतलब मान लेता हूँ कि मतलब जैसे कि मेरे पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल्स है जो एक स्पीड से घूम रहे हैं, उनके पास मान लेते हैं एनर्जी जो है उनकी इंटरनल एनर्जी कुछ मान लेते हैं कि यू है, हमारे पास यू ए है, यू इनिशियल यू आई में बोल देता हूँ, और कुछ बाद के अंदर मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू मैंने प्रोवाइड किया, मैंने हीट उसको प्रोवाइड की, तो ये मेरा सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा है डब्ल्यू के अंदर, वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है। तो ये सारा का सारा मेरा डेल्टा क्यू हीट कन्वर्ट हो रहा है मेरा वर्क डन के अंदर, तो मेरा डेल्टा यू हो जाएगा 0। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि मेरा जो हीट जो सप्लाई की है मैंने सिस्टम के ऊपर, वो सारी की सारी हीट क्या हुई, इंटायरली वो सिस्टम के अंदर हो गई, सारी वर्क डन के अंदर वो हो गई। तो मेरा डेल्टा यू हो जाएगा उस केस के अंदर 0।
ठीक है, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम इंटरनल एनर्जी को मान रहे हैं 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P। वर्क डन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये है इस तरह से, अगर मेरे पास ये है वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम है, P इसका मैं प्रेशर मान लेता हूं, और मैंने इसको वर्क डन मैंने इस तरह से किया कि इसका जो मैंने है प्रेशर रखा P ही, पर मैंने इसका वॉल्यूम कर दिया डबल। तो इस केस के अंदर बच्चों मेरा वर्क डन हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू को P dV से, मतलब P डेल्टा V, मेरा कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन विद प्रेशर। मतलब अगर ये क्या है, ये है मेरा P D, अगर इसको मैं लिखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, P इंटू 2V माइनस PV, ये हो जाएगा मेरा PV के बराबर। मेरा डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा PV के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू आ रहा है मेरे PV के बराबर, जहां पर बच्चों मेरे को पता है P मेरा क्या है, प्रेशर है, जो कि प्रेशर रहेगा इस कंटेनर का, और डेल्टा V क्या है मेरा, चेंज इन वॉल्यूम। मेरा ये वॉल्यूम चेंज हुआ है तो मेरा इस तरह से ये होगा। अब यहाँ पर बच्चों हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मेरा डेल्टा, जो मेरा P डेल्टा V है वो आ रहा है पॉजिटिव, और अगर मेरा इसी तरह से अगर ये PV है, ये क्या होता है, P तो इसका प्रेशर रहता है, पर इसका जो होता है वॉल्यूम वो हो जाता है V/2। तो उस केस के अंदर मेरा वर्क डन क्या होता है, उस केस के अंदर मेरा वर्क डन होता, मतलब मेरा P प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट द फाइनल पॉइंट PV/2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट इनिशियल टाइम। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा PV/2 माइनस PV, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस PV/2। तो ये डेल्टा माइनस PV/2 ये हमको क्या बता रहा है कि हमारा वर्क डन हुआ है नेगेटिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये कंप्रेशन के अंदर जब मेरा होगा तो बच्चों ये हमेशा याद रखना, मेरा जब भी डेल्टा डब्ल्यू में लिखूंगा तो मैं PdV लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी for 1 gram of water when we go from liquid to vapor phase। तो बच्चों किस तरह से हम ये कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा हूं। किस तरह से कि भाई पहले जो मेरे पास जो वाटर था वो था लिक्विड फॉर्म के अंदर, मैं इस तरह से मैं इसको बोल देता हूं कि ये मेरा कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नीचे लगा रहा हूं, बर्नर लगा रहा हूं, या मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों कह रहा है कि जो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरी, 1 ग्राम, अगर मैं वाटर को मैं क्या करूंगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करूंगा। तो ठीक है, तो ये हमको बोल रहा है कि यार हमको पता है कि जैसे कि हम वाटर को बॉयल करते हैं, कभी कभी घरों पे भी हम करते हैं, तो ये हमको बता रहा है कि भाई 1 ग्राम वाटर को अगर मैं बॉयल करूंगा तो उसके लिए जो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है मास ऑफ द वाटर, हमको दिया गया है मास ऑफ द वाटर दिया गया है 1 ग्राम। तो मास हमको पता है, डेंसिटी हमको पता है, तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, और हमको बोल रहा है कि भाई जो हीट सप्लाई हम करते हैं 1 ग्राम वाटर को, अगर हम उसको क्या करेंगे, लिक्विड से वेपर फेज के अंदर लेके जाएंगे, तो हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको, 2256 जूल ऑफ हीट हमको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी हीट जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हम इसको किसी फॉर्म के अंदर करने, या तो मैं इसको मैं बर्नर गैस के ऊपर रख दूं या बर्नर के ऊपर रख दूं। तो ये क्या हो रहा है, मेरा 1 ग्राम ऑफ वाटर लिक्विड से जा रहा है वेपर फेस के अंदर जा रहा है। तो डेल्टा क्यू में हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ 2256 जूल, और जिसके अंदर बच्चों मेरा प्रेशर क्या है, मुझे पता है मेरा प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मेरा 1.013 × 10⁵ पास्कल, ये होता है बच्चों हमारा प्रेशर। ठीक है, और वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है बच्चों, ये वॉल्यूम चेंज होगा बच्चों हमारा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बच्चों मेरा यहाँ से मेरा वेपर वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये बच्चों इस तरह से आएगा मेरा 1.67 10⁻⁻�6 इतना वॉल्यूम हमारा ये चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये चेंज हो रहा है मुझे, और डेल्टा क्यू मुझे पता है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा यू हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा था, फर्स्ट लॉ हमने देखा था कि भाई फर्स्ट लॉ हमारा होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हमको पता है, ये हमको पता है। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू हमको निकालना। तो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू हमको पता है, डेल्टा क्यू हमको दिया गया है 2256, डब्ल्यू भी हमको निकल जाएगा। डब्ल्यू कैसे निकलेगा, हमारा पी डीवी से, पी डीवी हम सॉरी पी डेल्टा वी से हम निकालेंगे, क्योंकि बच्चों मुझे क्या दिया गया है, मुझे प्रेशर दिया गया है, मेरे को मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि है मेरा 1.013 10⁵ पास्कल, डीवी हमको दिया गया है ये वाला। तो इसके अंदर बच्चों वैल्यू पुट करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू तुमको मिल जाएगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, और यहाँ से तुमको डेल्टा यू की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए डेल्टा डब्ल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो डेल्टा डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा पी वेपर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये क्या है बच्चों, मेरा प्रेशर हमको पता है, ये है हमारा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, और ये है बच्चों हमारा वॉल्यूम जितना चेंज हुआ है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा डेल्टा डब्ल्यू बच्चों मेरा आएगा 169.2 जूल, ये मेरा इतना बराबर ये आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास आ गया है। तो बच्चों हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज करेंगे, जिसको हमको पता है कि भाई मेरा डेल्टा यू जो बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमको दी गई थी ये वाली 2256, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आई है हमारी 169.2 जूल। ठीक है, तो यहां से मेरा डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 2086.8 जूल आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको दो चीजें दी गई है, जैसे कि अगर मेरे को डब्ल्यू दिया हो गया होता है, डेल्टा क्यू दिया गया होता है, डेल्टा यू दिया गया, तो मैं वर्क डन बता सकता था कि मेरा वर्क डन उसके अंदर कितना हुआ है। और अगर मैं वर्क डन बता सकता हूँ इसके केस के अंदर, तो मैं बता सकता हूँ अगर मेरे पास प्रेशर है तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा वॉल्यूम कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये हम काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी बच्चों हम बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, suppose an amount of heat delta Q supplied to a substance change its temperature from T plus delta T। कह रहा है कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने डेल्टा Q को हीट जो है हमने डेल्टा Q हीट सप्लाई किया, ठीक है, किसी सब्सटेंस के ऊपर, जिससे हमारा क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर पहले मान लेते हैं उसका था पहले टेम्परेचर T था, और उसका बाद में क्या हो गया, मतलब हीट सप्लाई करने के बाद मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T। मतलब डेल्टा T क्या है बच्चों, मेरा इतना से वो चेंज हो रहा है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा डेल्टा T ये टेम्परेचर से चेंज हो रहा है तो हम हीट कैपेसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करेंगे एस इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T से। मतलब हमारा हीट जो मेरी हीट एनर्जी है डिवाइडेड बाय डेल्टा T से, कितने से, वो टेम्परेचर से वो चेंज हो रहा है, मेरा चेंज इन टेम्परेचर। एस को बच्चों हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा T से। ठीक है, ये होती है बच्चों हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वी एक्सपेक्ट डेल्टा Q एंड देयरफॉर हीट कैपेसिटी एस टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास। तो बच्चों जैसे कि हमको पता है कि हमको क्या पता है कि डेल्टा Q जो होगा और मेरा क्या होगा, जो मेरा हीट कैपेसिटी होगा S, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। कि अगर मेरे पास ज्यादा मास रहेगा, जैसे कि मेरे पास बहुत ज्यादा लिक्विड है बच्चों, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक बीकर है, एक छोटा सा बीकर है, और एक मेरे पास एक स्विमिंग पूल है। तो बच्चों सबसे ज्यादा मेरे को टाइम किस में लगेगा इसको इवेपोरेट करने के लिए, तो मेरे को ये डिपेंड करेगा मेरा मास के ऊपर, मेरा वाटर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी एनर्जी मेरी हीट उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हीट मेरी डिपेंड करेगी उसके ऊपर तो मेरा एस भी, मेरी स्पेसिफिक हीट भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। कि मुझे पता है यार, कि मुझे क्या पता है कि अगर मेरे पास एक गिलास के अंदर मेरे पास पानी है, उसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो ये जल्दी मतलब ये वेपराइज हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर मैं ये मेरे पास एक स्विमिंग पूल के अंदर पानी और इसको मैं गर्म कर रहा हूँ तो इसको वेपराइज होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये हमारा जो है डेल्टा Q क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 20 गिलास के केस के अंदर जिसके अंदर हमारा मास कम है, पर ये हमारे स्विमिंग पूल के केस के अंदर हमारा मास ज्यादा है वाटर का, तो इसलिए इसको ज्यादा टाइम लग रहा है वेपराइज होने के लिए। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि मेरा डेल्टा क्यू और मेरा एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, उसके मास के ऊपर, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना मेरे को ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। फर्दर इट कुड आल्सो डिपेंड on the temperature that at a different amount of heat may be needed for a unit rise in a temperature at different temperature। ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि भाई मास पे तो ये डिपेंड करता ही करता है, तो ये किस पे भी डिपेंड करेगा, हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। कि यार अगर मान लीजिए कि अगर मेरे को पता है कि भाई अगर ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे को हीट करना है, मतलब मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है इसको बॉयल करने के लिए, इसको वेपराइज करने के लिए, तो मुझे इसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट कराना है। पर अगर मान लेते हैं कि 95 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता, पहले ही इसके ऊपर टेम्परेचर ये मेरा रहता 95 डिग्री सेल्सियस रहता, 0 डिग्री सेल्सियस ना रह के, तो मुझे 5 डिग्री का ही टेम्परेचर चाहिए था, तो मेरे को मैं समझ जाऊंगा कि यार इसको वेपराइज करना तो आसान है इसके कंपेरेटिवली। ठीक है। अगर मेरे पास 2 बीकर है बच्चों, अगर इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री सेल्सियस है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरा बॉइलिंग जो होता है, मेरा वेपराइजेशन जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। तो मैं किसको ज्यादा, मेरे को ज्यादा हीट प्रोवाइड किसको करनी पड़ेगी बच्चों, मेरे को हीट ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस वाले को, कम वाले को, क्योंकि मुझे इसके अंदर ज्यादा हीट प्रोवाइड इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को इसका टेम्परेचर करना है ज्यादा चेंज, जो कि टेम्परेचर चेंज आ रहा है मेरा इसके अंदर डेल्टा टी। और मुझे पता है कि बच्चों मेरा हीट जो होता है, मेरा जो एस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको बोल दूंगा कि मेरे को इसके अंदर जो मेरे को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो मेरा ये क्यू ए विल बी ग्रेटर देन क्यू बी, क्योंकि मुझे पता है 90 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए मेरे को कम हीट चाहिए रहेगी, और 50 डिग्री सेल्सियस से मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए मेरे को ज्यादा हीट चाहिए रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है हमारा अमाउंट ऑफ हीट जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है। टू डिफाइन अ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अमाउंट वी डिवाइड एस बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस एम इन केजी, ताकि बच्चों हमको क्या मिल जाए, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए, ताकि बच्चों वो हमारा जो कोई भी हो, अगर हमारे पास एक जनरल मटेरियल हमको मिल जाए कि भाई उसकी ये होगी कि अगर हम मास पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब एक जनरल चीज बताए कि भाई वो कितना अमाउंट वो डिपेंड कर रहा है उसके यूनिट मास पे। ठीक है। यूनिट मास में हम करेंगे, अगर हमको दूसरे मास के, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मैं यूनिट मास का निकाल लूंगा तो बच्चों मेरे को 5 किलो का या मेरे को किसी का भी मास का मैं निकाल दूंगा अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसका। तो वी डिवाइड एस बाय मास ऑफ द सब्सटेंस एम इन केजी, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक हीट को मैं डिवाइड कर दूंगा मास से जो कि केजी के अंदर रहेगा। तो मैं लिख दूंगा एस, जो हमने देखा था कि वो क्या था हमारा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी था, तो मेरा एस जो हो जाएगा मेरा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। डेल्टा क्यू अपन में एम डेल्टा टी, ये हो जाएगा बच्चों मेरा इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं आगे। एस इज नोन एज द स्पेसिफिक एट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो मैं क्या कहूंगा कि वो मेरी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी एक सब्सटेंस की, मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की। ठीक है। अब फिर वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी हर एक। ठीक है। वो मास के ऊपर डिपेंड करेगी, पर मैं एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए मैं अलग अलग से उनको बता सकता हूँ कि यार मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑयल है, मेरे पास कोई बहुत सारे लिक्विड है, तो बच्चों सबकी अलग अलग स्पेसिफिक हीट रहेगी, जैसे हमारी डेंसिटी रहती है सबकी सबकी अलग अलग, तो मैं पर्टिकुलर जनरली मैंने इसके लिए निकाल दिया, तो सबकी मटेरियल की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो बच्चों वो किस पे डिपेंड करेगी, वो बच्चों डिपेंड करेगी सब्सटेंस के नेचर पे, कि अगर मेरा हनी है, जैसे कि हनी है बच्चों, उसको हम गर्म करेंगे तो वो बॉयल किस टाइम पे होगा, तो वो एक अलग टेम्परेचर पे बॉयल होगा, वाटर एक अलग टेम्परेचर पे बॉयल होगा, या कोई मेरा दूसरा कोई लिक्विड है तो बच्चों वो एक अलग टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक है। उनका वो डिपेंड करेगा, उसके सब्सटेंस पे वो डिपेंड करेगा, उनके नेचर ऑफ सब्सटेंस पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है। एंड इट्स टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करेगा। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो बच्चों यूनिट होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो होती है जूल इनवर्स के इनवर्स। ठीक है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
कह रहा है कि इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल, अगर मैं क्या करूंगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई करूंगा इन टर्म्स ऑफ मोल के अंदर, म्यू के अंदर, इंस्टेड ऑफ मास, ठीक है, मास के इंस्टेड में म्यूल्स के अंदर करूंगा, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वी कैन डिफाइन हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय, तो मैं इस तरह से मैं हीट कैपेसिटी डिफाइन करूंगा, जिसको मैं लिखूंगा सी, उसको मैं बोलूंगा मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस को मैं डिफाइन करूंगा, इसको मैं मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं, तो मैं इसको मोल से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा क्यू बाय म्यू डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लाइक एस, जैसे कि बच्चों हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी भी बच्चों हमारा क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहेगा, क्योंकि हमने एस के अंदर हमने मास से डिवाइड किया था और सी के अंदर हमने मोल से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट रहेगा, वो एक अलग अलग रहेगा, अलग अलग नेचर ऑफ सब्सटेंस पे वो डिपेंड करेगा, जैसे मेरा एस कर रहा था। सी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो बच्चों ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, एक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ये मेरा रहेगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट्स टेम्परेचर एंड द कंडीशन अंडर विच हीट इज सप्लाइड, और वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर उसके कंडीशन पे, जैसे कि हमने उसके हीट सप्लाई की है। और यू स्पेस जो हमारी यूनिट होती है बच्चों सी की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो होती है मेरी जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं इसकी यूनिट को। चलिए बढ़ते हैं आगे। As we shall see later in connection with the specific heat capacity of gases, additionally condition may be needed to define C or S। तो बच्चों हम बाद में देखेंगे कि बच्चों हमारा क्या कनेक्शन होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का गैसेस के लिए, ठीक है, और हम उनके लिए कैसे कैसे हम जो है सी और एस हमारी स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे। द आइडिया इन डिफाइनिंग सी, बच्चों जो आइडिया है बच्चों जो डिफाइन करने का स्मॉलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, सिंपल प्रिडिक्शन कैन बी मेड इनटू द रिगार्ड टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बच्चों उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में भी उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वी विल सी दैट द प्रिडिक्शन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस जनरली एग्री विद द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो गैस इसकी भी अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी। वी कैन यूज द सेम लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी दैट वी यूज टू प्रेडिक्ट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, तो बच्चों हम इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं ताकि हमको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल पाए सॉलिड्स का। ठीक है, जैसे कि हम लिक्विड के केस के अंदर करेंगे, गैसेस के केस के अंदर करेंगे, तो हम सॉलिड का भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसीडर अ सॉलिड ऑफ n एटम्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है जो बना है बच्चों n एटम से मिलके बना है, एंड ईच वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और वो वाइब्रेट हो रहा है, मान लेते हैं कि उसके मीन पोजीशन से वो वाइब्रेट हो रहा है n एटम जो होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हमारे एटम जो होते हैं हमेशा मोशन में ही रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास n एटम्स है बच्चों जो कि वाइब्रेट हो रहे हैं उसके मीन पोजीशन के अबाउट, एन ऑसिलेटर इन वन डायमेंशनल एवरेज एनर्जी, तो बच्चों एक ऑसिलेटर की जो बच्चों वन डायमेंशन के अंदर, जैसे कि ये मेरे पास कोई है पार्टिकल, मुझे पता है कि यार ये इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, तो इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, तो बच्चों एक डायरेक्शन के अंदर जो मेरी रहेगी, एक इस डायरेक्शन के अंदर वन डायमेंशन के अंदर जो मेरी रहेगी एवरेज एनर्जी, वो रहेगी मेरी 2 हाफ केवीटी वो रहेगी। ठीक है, ये हाफ 2 हमने क्यों किया बच्चों, एक डायमेंशन के अंदर बच्चों हमारी होगी हाफ केवीटी, पर मुझे पता है वन डायमेंशन के अंदर हमारा क्या होगा, ये इस तरह से भी जा सकता है और इस तरह से भी जा सकता है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा मेरा केबीटी, जहां पर बच्चों के भी मेरा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम देखेंगे क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी एनर्जी एक डायमेंशन के अंदर, क्योंकि एक डायमेंशन के अंदर 1D के अंदर बच्चों मुझे पता है कि मेरा ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी ये जा सकता है, तो मैं इसको मेरे एक डायरेक्शन के अंदर मेरी जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी हाफ केबीटी, तो इसके अंदर 2 डायरेक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बोल दूंगा, ये हो जाएगा मेरा केबीटी। ठीक है, तो 3 डायमेंशन के अंदर बच्चों हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इन द 3 डायमेंशन द एवरेज एनर्जी इज 3 केबीटी, तो ठीक है, तो एक डायमेंशन के अंदर हमने डिफाइन कर ली, तो 3 डायमेंशन के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो वो आ जाएगी मेरी 3 केबीटी। ठीक है, फॉर अ मोल ऑफ अ सॉलिड द टोटल एनर्जी, तो बच्चों अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं
मोल की मैं बात कर रहा हूँ, एक सॉलिड का एक मोल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है बच्चों एवोगैड्रो मट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, Na से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे को एक मोल के लिए मिल जाएगा, मेरे को इंटरनल एनर्जी मेरे को वहां से वो मिल जाएगी एक मोल के लिए फॉर अ मोल ऑफ अ सॉलिड। तो ये एनर्जी हो जाएगी मेरी 3 kBT Na। Na बच्चों मेरा है एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो ये Na बच्चों Kb इंटू Na ये होता है मेरा R के बराबर, तो इसको मैं लिख दूंगा 3RT। kBT इंटू Na मेरा क्या है बच्चों, R के बराबर है, ठीक है। kBT इंटू Na इज इक्वल्स टू R, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमने यहां से निकाल ली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।